एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन साहनी। तो ऑल द क्लास 12 हिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर के सम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन एंड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। तो अगर अभी तक आपने बाकी सभी चैप्टर्स के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करा है तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा दिया। कुछ चैप्टर्स की सेपरेट वीडियो है, कुछ एक बिल्कुल ही वन शॉट वीडियो है जिसमें सभी सोर्सेज का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ लीजिए एंड अच्छे तरीके से अपने हिस्ट्री के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। एंड कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और जो चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसकी भी प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ सभी चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी रिविजन करना है तो सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप चेक कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम पढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द प्रीवियस ईयर वंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू presented the objective resolution in the Constituent Assembly on 13 December 1946. A brief account of the ideals and objective of the Constitution. ठीक है, तो क्या क्या आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव थे जो प्रेजेंट करे गए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, वो चेक करते हैं। तो पहला क्या है, डिक्लेयर एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। दूसरा, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वर अशोर्ड टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि हर एक इंडियन सिटीजन्स को जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले, ठीक है, एंड फ्रेटर्निटी मिले। एडिक्वेट सेफगार्ड्स वर प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ को एडिक्वेट सेफगार्ड्स मिले। इट ऑल्सो रेफर टू द वेलबींग ऑफ द बैकवर्ड एंड द डिप्रेस क्लासेस। ठीक है, इट मेड एन ऑब्जेक्टिव दैट इंडियन वुड कंबाइन द लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी विद द सोशलिस्टिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। तो हम डेमोक्रेसी अपनाएंगे। ठीक है, इंडिया वुड अडॉप्ट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू इट्स पीपल। इंडिया में एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो उसके पीपल को बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगी। नो इम्पोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश वुड बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स का कोई भी इम्पोजिशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड इंडिया वुड वर्क फॉर द पीस एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वॉज द टर्म माइनॉरिटी डिफाइंड बाय डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप्स ने माइनॉरिटी टर्म को कैसे डिफाइन करा। तो एनजी रंगा जो थे, जो एक सोशलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो है माइनॉरिटी वर्ड क्या है। तो वो कौन थे पहले ये बताते हैं। एनजी रंगा, हु हैड बीन द लीडर ऑफ द पीस एंड मूवमेंट, स्टेटेड दैट द टर्म माइनॉरिटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स। तो माइनॉरिटी को हमें इकोनॉमिक टर्म्स में कंसिडर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियल माइनॉरिटी कौन है। माइनॉरिटी मतलब तो पता है ना। तो उन्होंने कहा रियल माइनॉरिटी कौन है, पुअर एंड द डाउन ट्रोडन वन, जो गरीब हैं, जिनको जो है सही सुविधाएं और जो लाइवलीहुड भी नहीं मिल पाता है, जो गरीब लोग हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, वो है रियल माइनॉरिटी। दीज इंक्लूड ट्राइबल पीपल, पुअर पीपल, विलेजर्स हु आर एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर्स, जमींदार्स एंड अदर पीपल। वो कौन है माइनॉरिटी, उनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एनजी रंगा के अकॉर्डिंग। क्या कि माइनॉरिटी वो है, हमें इकोनॉमिक टर्म्स में माइनॉरिटी को देखना चाहिए, वो है माइनॉरिटी जो एक्सप्लॉइटेड हैं, गरीब लोग, बाय द मनी लेंडर्स, जमींदार्स एंड many other people. Next, Jaipal Singh and Adipasi stated that tribes were not a minority but they need protection. ठीक है, उन्होंने कहा tribes are not the numerical minority but उन्हें भी protection चाहिए because they have been disgracefully treated and neglected for the last 6000 years. They have been perceived as primitive and backward. तो ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियंस एक्सप्रेस बाय पब्लिक, यानी कि पब्लिक ओपिनियन भी जो है शामिल किए गए थे, आप कह सकते हो, या इन्फ्लुएंस हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पब्लिक ओपिनियन से। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द डिस्कशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन चल रहे थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, तो पब्लिक ओपिनियन को भी ध्यान में रखा गया। ठीक है, तो देयर वाज अ पब्लिक डिबेट ऑन ऑल द रेजोल्यूशंस। द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑन इशूज। Criticism and counter-criticism in the press shaped the nature of consensus that was ultimately reached on specific issue. Suggestions for public were also welcome. Public का suggestion भी welcome करा जाता था, which create a sense of collective participation. एक collective participation का जो है एक ऐसा feeling generate हुई उससे कि public ने भी अपनी जो है उनके सजेशंस थे वो दिए। Many linguistic minority demanded protection of their mother tongue. Religion minorities asked for special safeguards.
The groups of low caste or Dalits demanded an end to ill treatment by upper caste people and reservation or separate seats on the basis of their population in legislatures. Important issues of cultural rights and social justice raised the public discussion in the assembly. In the same way, a group of religious minorities came forward and asked for स्पेशल सेफगार्ड्स. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने हैं जो ये शो करते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. 2 आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय बालकृष्ण शर्मा फॉर ग्रेटर पावर टू द सेंटर. सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रेटर पावर देने के लिए 2 आर्ग्यूमेंट्स जो बालकृष्ण शर्मा जी ने कही थी वो बताइए. तो बालकृष्ण शर्मा सेड द फॉलोइंग थिंग्स इन फेवर ऑफ द ग्रेट पावर टू द सेंटर. पहली, he said strong center could plan the well-being of the country and it can mobilize the available economic resources of the country. उन्होंने कहा अगर strong center होगा तो उससे जो है वो हमारी कंट्री की वेलबींग देख पाएंगे और रिसोर्सेज को सही तरीके से मोबिलाइज कर पाएंगे यानी प्लान कर पाएंगे. अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कैन इस्टेब्लिश अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. एक सही एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन. एंड फॉरेन कंट्रीज से खुद को जो है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर जब हमारे पास होगा तो फॉरेन इन्वेजन से भी हम जो है बचेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हिस्टोरिकल फोर्सेस शेप द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो फॉलोइंग आर द सोर्सेज विच शेप द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द नेहरू एंड द फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन पास बाय द कराची सेशन ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, right to freedom, equality and protection of minorities, the experience of our leaders during colonial rule, Government of India Act 1935 and the ideals of French Revolution. How was the central government made powerful and strong by the Constituent Assembly? Constituent Assembly ने कैसे central government को powerful and strong बनाया? तो most member of the Constituent Assembly were in favor of strong center. ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो फेवर में थे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होने के. पंडित जवाहरलाल नेहरू वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एज ही फेल्ट राइटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और क्योंकि उन्होंने देखो ये लेटर लिखा था, इट वुड बी इंजीरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड अ वीक अथॉरिटी. तो उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं होगा अगर हम वीक अथॉरिटी अपनी कंट्री को प्रोवाइड करें. ही वॉज इन फैक्ट कन्विंस्ड दैट ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट कुड इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी. तो उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकती है. कंटेन मोर सब्जेक्ट देन द स्टेट लिस्ट. ठीक है, रिगार्डिंग कॉन्करेंट लिस्ट द सेंटर एंड द स्टेट शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट सेंटर्स डिसीजन इज रिकमेंडेड. ठीक है, the center enjoyed the control over many important and key industries. So this is how we made a powerful and strong central government. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. थिंक हिंदुस्तानी शुड बी नेशनल लैंग्वेज. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्यों कहा हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए महात्मा गांधी ने. तो महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ हिंदुस्तानी टू बी द नेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज दैट कुड ईजिली अंडरस्टैंड, आसानी से समझी जा सकती है. इट इज़ ब्लेंड ऑफ उर्दू एंड हिंदी. इट वॉज लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल जो है ये भाषा बोलते हैं. It was composite of language which enriched by the interaction of diverse people and it could unify Hindus and Muslims. इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी should be our national language. Done. Next पे move करते हैं. Why is the Indian Constitution acceptable to people even today? क्यों हम अभी भी अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक्सेप्ट करते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल टू ऑल बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन अ ब्रॉड कॉन्सेंसस एंड इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी अलोन. क्योंकि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो वो बहुत ही ज़्यादा कंसेंसस पे बेस्ड थी, सबके विल के अकॉर्डिंग बनी. जैसे आपने अभी देखा कि पब्लिक ओपिनियन को भी ध्यान में रखा गया एंड सो मेनी थिंग्स वर केप्ट इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. सिर्फ जो ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग थे सिर्फ उन्हीं के जो है समझ से नहीं वो बनी है. इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनते हुए. एंड आगे देखते हैं. इवन दो देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, यानी कि उस समय पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, तब भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें जितने भी लोग थे वो हमारे कंट्री के डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहे थे. यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स अलग अलग रीजन से आए थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ के थे और वो एक मतलब कि मिनी इंडिया, मिनिएचर इंडिया की तरह था. जैसे हमारे इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे रीजन्स है, इतने सारे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक रीजन, हर एक कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला था, इवन दो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे भी नहीं था. ठीक है, eminent people like Maulana Azad and women like Sarojini Naidu played an important part in the Constituent Assembly as did people of all caste and creeds. ठीक है,
Furthermore, the Constituent Assembly worked in a systematic and open manner. हमारी Constituent Assembly बहुत ही systematic और एक open manner में चली. The basic principles were agreed upon. A draft constitution was prepared for discussion. The draft constitution was discussed thoroughly, clause by clause, for nearly 3 years for being finalized. तो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही जो है step by step procedure से हमारी Constitution बनी. Guys, long question है ये. The problem of separate electorates was an intrinsic problem that confronted Constituent Assembly. Discuss the debate held in the Assembly over this issue. तो देखो इसके जो है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी हैं और आर्ग्यूमेंट्स इसके जो है खिलाफ भी हैं, ठीक है, अगेंस्ट यानी कि. तो दोनों को आप रीड कर लीजिए एक बार अच्छे से एंड हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि बस इसमें आपको रीड करना है. समझा तो मैंने आपको सारा चैप्टर में दिया ही था, ठीक है. तो विद दिस गाइस ये सारे क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं. बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के भी चेक कर लिए. अभी इस चैप्टर के अगर आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन चेक करने हैं ना, बिकॉज सोर्सेज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से आप सोर्स बेस्ड का एक वीडियो है, वहाँ पे सभी चैप्टर्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है वो हमने कवर कर ली है. इस चैप्टर के सोर्सेज बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं. तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में.